Welcome back guys, this is Kuldeep from Exam Select. Hope so you are doing well. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यह हमारा कंप्यूटर सीरीज का कंप्लीट कोर्स है जो कि आपको MPPSC मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। MPPSC मेंस पेपर थर्ड में यूनिट 4 मेंशन की गई है जिसमें हमें कंप्यूटर को पढ़ना है। यह कोर्स MPPSC 2020-2021 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो आप ध्यान में रखें कि यह नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसी हिसाब से हमको यह पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में और इससे पहले हम 5 लेक्चर बना चुके हैं जो कि लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हैं। एक हमने बनाया था ओवरव्यू जिसमें बताया था कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या हमारा सिलेबस है, हम इसको किस तरीके से कवर करेंगे और यह हमारा कितने लेक्चर्स होंगे जो कि हमारे कंप्यूटर सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो पहले आप उन सबको देखिएगा, फिर इस लेक्चर को देखिएगा। यदि आप उन लेक्चर को देख चुके हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और यह काम कैसे करता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों को संचालन करता है, यानी कि यह एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जो अन्य जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में उनको संचालित करता है, यानी कि उनको चलने में यह मदद करता है। यदि यह नहीं होगा तो वह सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाएंगे, वो संचालित नहीं हो पाएंगे। इसकी मदद से हम अन्य सॉफ्टवेयर को संचालित करते हैं, यह आपको याद रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपभोक्ता यानी कि यूजर्स तथा कंप्यूटर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, यानी कि यह एक मीडियम का काम करता है। आप यूजर हैं और कंप्यूटर हैं, तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मीडियम का काम करता है जिससे कि यूजर और कंप्यूटर दोनों कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे से। तो यह आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाता है या प्री में आपसे यह पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर और यूजर के बीच में कौन मध्यस्थ का कार्य करता है या कौन मीडियम का कार्य करता है, तो यह करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है, वही मतलब है इसका, यानी कि यह हमें जो भी हम निर्देश देते हैं वह कंप्यूटर को बताता है और कंप्यूटर को समझाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का समूह होता है जो कि स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर रहता है और यह प्रोग्रामों का समूह होता है, यानी कि जो यह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वह जो हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है यानी कि हार्ड डिस्क होती है उसमें यह स्टोर रहता है और यह प्रोग्रामों का समूह होता है, यानी कि यह कई प्रोग्राम से मिलकर बना होता है और इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि कंप्यूटर को रिसोर्सेज तथा ऑपरेशन मैनेज करने में हेल्प करता है। यानी कि आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को रिसोर्सेज और ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। ओएस कंप्यूटर, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको याद रखना है। यदि आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाए कि ओएस का फुल फॉर्म क्या है, आपसे प्री में पूछा जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। ओएस कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को मैनेज करता है, यानी कि जो भी आप ऑपरेशन देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को वह ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है, यानी कि आप जब भी कोई निर्देश देते हैं तो वह उन निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाता है और यह एक इंटरफेस की तरह काम करता है। इसीलिए इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, यानी कि सिस्टम का सॉफ्टवेयर। तो आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाता है प्री में, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो यह कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। यह देखा हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन। अब देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओएस। पहले देखेंगे हम मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट
क्या करता है, यह मेमोरी को मैनेज करता है, यानी कि ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है। यह प्राइमरी मेमोरी की पूरी जानकारी रखता है। प्राइमरी मेमोरी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है क्या होती है प्राइमरी मेमोरी, आप फिर से उसे देख सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। यह प्राइमरी मेमोरी की जानकारी रखता है और देखता है कि मेमोरी में कौन सा भाग यूज किया जा रहा है किस प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सा प्रोग्राम मेमोरी के कौन से भाग का यूज कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। जब भी आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं या कोई टास्क पर काम कर रहे होते हैं तो वह एक मेमोरी का पार्ट ले लेता है, यानी कि जो आप रनिंग सॉफ्टवेयर को आप रन कर रहे हैं तो वह एक पार्ट ले लेगा मेमोरी का, जिसमें कि वह स्टोर रहेगा, जिससे कि आपका काम हो सके। तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम यह मैनेज करता है, यह देखता है कि मेमोरी का कौन सा पार्ट है जो आपके प्रोग्राम ने लिया हुआ है या उसका यूज कर रहा है। जब भी कोई प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है मेमोरी के लिए तो यह मेमोरी एलोकेट कर देता है, यानी कि मेमोरी को एलोकेट करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। अब देखते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट को हम कहते हैं सीपीयू, यानी कि यह प्रोग्राम को सीपीयू एलोकेट करता है, प्रोसेसर एलोकेट करता है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं जब भी आप कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, यानी कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला रहे हैं, तो यह उसको प्रोसेसर एलोट करेगा। यानी कि यदि आप हैवी काम कर रहे हैं तो आपको यह ज़्यादा प्रोसेसर एलोकेट करेगा, और यदि आप थोड़ा लाइट काम कर रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से प्रोसेसर एलोकेट कर दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। आपको यह याद रखनी है, यह विशेषता इसकी। और जब भी किसी प्रोग्राम को सीपीयू की ज़रूरत खत्म हो जाती है, याद रखिएगा, जब भी सीपीयू की ज़रूरत खत्म हो जाती है किसी भी प्रोग्राम को, तो वह उसे डी एलोकेट भी कर देता है, यानी कि उसे हटा भी देता है, उस प्रोसेसर को उससे डी एलोकेट कर देता है उस प्रोग्राम से जिस पे हम हाल ही में काम कर रहे थे। तो ये देखिए हमने इसकी अगली विशेषता कंप्यूटर की। अगली विशेषता देख लेते हैं जो कि होती है हमारी डिवाइस मैनेजमेंट, यानी कि ओएस को आईओ इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहा जाता है। इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ओएस को यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहते हैं। तथा ओएस यह भी निर्णय लेता है कि किस प्रोग्राम को कौन सी डिवाइस दी जाए, यानी कि यह भी मैनेज करता है कि कौन सा प्रोग्राम है जिसे कौन सी डिवाइस दी जाएगी, या इस प्रोग्राम को कौन सी डिवाइस दी जाएगी और कितने टाइम के लिए यह एलोकेट की जाएगी। तो यह सब कुछ मैनेज करता है कि किस टाइम इसे एलोकेट किया जाएगा प्रोसेसर किसी भी प्रोग्राम को, किस प्रोसेसर को जैसे कि हम एलोकेट कर देते हैं तो उसके लिए फिर कौन सी डिवाइस दी जाएगी उस प्रोग्राम को रन करने के लिए और कितने टाइम के लिए इसे एलोकेट की जाएगी। उसके बाद यह डी एलोकेट कर देता है, यानी कि उससे हटा देता है डिवाइस को जो कि आप प्रोग्राम में यूज कर रहे थे। आगे देखते हैं दोस्तों, अगली विशेषता है हमारी फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या काम करती है? यह रिसोर्सेस को एलोकेट तथा डी एलोकेट करती है तथा यह निर्णय लेती है कि किस प्रोग्राम को रिसोर्सेस दी जाएं अर्थात एलोकेट की जाएं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेस को एलोकेट और डी एलोकेट करता है और यह भी निर्णय लेता है कि कौन सा वह प्रोग्राम है जिसको रिसोर्सेस दी जाएंगी और डी एलोकेट की जाएंगी। रिसोर्सेस दी जाएंगी यानी कि एलोकेट की जाएंगी और रिसोर्सेस को हटा लिया जाएगा यानी कि डी एलोकेट की जाएंगी। यह हो गई हमारी फाइल मैनेजमेंट। अगली विशेषता देखते हैं दोस्तों जो कि हमारी सुरक्षा है। सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी, जिसके बारे में हम देख लेते हैं। यह किसी भी प्रोग्राम या डेटा को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाता है, यानी कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं
तो वह उसके डेटा को अनऑथोराइज्ड एक्सेस यानी कि किसी भी स्ट्रेंजर से बचाता है, या आप समझ सकते हैं हैकर से बचाता है, क्योंकि वह अनऑथोराइज्ड एक्सेसर हैं तो उनको यह डेटा एक्सेस नहीं करने देता है। इसका यूज हम करते हैं पासवर्ड डालकर या अन्य तकनीक है जिसके द्वारा हम इसे सुरक्षित कर सकते हैं, सिक्योरिटी इसे प्रदान कर सकते हैं। तो यह हमारी हो गई ये विशेषता, सुरक्षा विशेषता हमने देखी। अगली विशेषता देखते हैं जो कि है हमारी विश्वसनीय। विश्वसनीय विशेषता क्या होती है? यह बहुत ही रिलायबल होती है क्योंकि इसमें किसी भी वायरस तथा हानिकारक कोडेक को डिटेक्ट किया जा सकता है, यानी कि जो भी कोड्स होते हैं हमारे उनको डिटेक्ट किया जा सकता है और जो भी वायरस होता है उसे भी डिटेक्ट किया जा सकता है। तो यह हमारी विश्वसनीय विशेषता है। यह विशेषताएं हमारी काफ़ी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले हमने देखा मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सुरक्षा, और देखा विश्वसनीय यानी कि रिलायबल होती है, जो कि हमारी कोड्स और वायरस से बचाती है, विश्वसनीयता। यह देखिए हमने विशेषताएं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की। आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लाभ क्या क्या होते हैं, यानी कि एडवांटेज क्या क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के लाभ क्या होते हैं? इसे आसानी से यूज किया जा सकता है क्योंकि इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यानी कि आप जो भी माउस यूज करते हैं तो आप वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा ही कर पाते हैं उसका यूज। तो यह इसलिए इसका यूज काफ़ी आसान हो जाता है। इसके द्वारा हम डेटा को बहुत सारे यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, यानी कि आपके पास जो भी डेटा है आप उसे अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। तो यह हमारा दूसरा लाभ हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला देखते हैं, इसके द्वारा हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं जैसे कि प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर आदि। तो यह हमने देखे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के लाभ। आगे देखते हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देखेंगे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उपयोगकर्ता के आधार पर, फिर है काम करने के मोड के आधार पर, और तीसरा है विकास क्रम के आधार पर। एक एक से सबको खोलेंगे, सबके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले उपयोगकर्ता के आधार पर। उपयोगकर्ता के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही बार में एक ही यूजर को कार्य करने की अनुमति देता है। आपको यदि पूछा जाए आपसे कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है, तो आप बताएंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर एक बार में एक ही यूजर को कार्य करने की अनुमति देता है। यानी यहाँ पर एक साथ एक से अधिक यूजर अकाउंट नहीं बनाए जा सकते हैं, केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। इसके उदाहरण आप दे सकते हैं MS DOS, विंडोज 95 और विंडोज 98 इसके उदाहरण हैं। तो यह हो गया हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला देखते हैं जो कि है हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप नाम से ही समझ सकते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यह क्या होता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें आप एक से अधिक यूजर अकाउंट बना सकें और उन पर काम कर सकें, उन्हें कहते हैं हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें प्रत्येक यूजर को कंप्यूटर से जुड़ा एक टर्मिनल दे दिया जाता है। तो यह आपको डेफिनेशन में आप यह लिख सकते हैं, और उदाहरण में आप दे सकते हैं लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज के आधुनिक वर्जन। यानी कि पहले आप देंगे लाइनक्स, यूनिक्स और विंडोज के आधुनिक वर्जन। अब देखेंगे काम करने के मोड के आधार पर कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पहला होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस के रूप में भी जाना जाता है। आप याद रखेंगे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस दोनों एक ही हैं। दोनों को एक ही अलग अलग नाम से जाना जाता है, पर दोनों एक ही हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइपिंग के द्वारा कार्य किया जाता है और इसमें विशेष प्रकार की कमांड दी जाती है जिससे कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए केवल टेक्स्ट
टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आप केवल टेक्स्ट के उपयोग से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। इसका सही उदाहरण है MS-DOS। आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, डेफिनेशन हमने देख ही ली। तो यह हुआ हमारा काम करने के मोड के आधार पर पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं काम करने के मोड के आधार पर, वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिक्स पर आधारित होता है, यानी कि आप माउस और कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं और वहां पर जो आपको इंटरफेस दिया जाता है वह ग्राफिकल होता है। यहाँ पर सभी प्रकार के बटन होते हैं, मेन्यू होते हैं और यह पूरी तरीके से आसान होता है, जो कि आप यदि कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करते हैं तो आप समझ ही चुके होंगे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, आप माउस का यूज कैसे करते हैं, और यदि आपका जो भी सिस्टम है वो टच स्क्रीन है तो भी वह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, तो उसका आप यूज कैसे करते हैं। जो भी आपके अब स्मार्टफोन होते हैं वो सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बनाए जाते हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है। अगला देखते हैं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कि विकास क्रम के आधार पर है। विकास क्रम के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है यह हम देखेंगे एक एक से। पहला है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है? बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कंप्यूटर में सबसे पहले उपयोग हुए ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। सामान्यतः बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक प्रोग्राम चलाता है। याद रखिएगा, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक प्रोग्राम चलाता है और इनका उपयोग अब ना के बराबर होता है, क्योंकि अब काफ़ी मॉडर्न टाइप के सिस्टम आ चुके हैं, तो इनका यूज उतना नहीं होता है जितना कि पहले होता था। परंतु कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं जिनमें इसका अभी भी उपयोग किया जा रहा है। तो यह देखा हमने बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नहीं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी हम इन्हें देख रहे हैं। यदि बाई चांस आपसे पूछ लिया जाता है तो उसका आप आंसर दे सकें। अब देखेंगे हम टाइम शेयरिंग या मल्टी यूजर सिस्टम। टाइम शेयरिंग यानी कि जिसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, ये दोनों नाम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, आपको याद रखने हैं। तो यह क्या होता है? टाइम शेयरिंग यानी कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नेटवर्क में किया जाता है। इसके माध्यम से विभिन्न यूजर एक ही समय में एक ही प्रोग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन को विजिट किया हो तो आप जानते होंगे कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज वहाँ पर कैसे किया जाता है। जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो यूजर्स हैं वो एक ही प्रोग्राम पर काम कर रहे होते हैं, तो जिससे कि काम जल्दी हो जाए और जो भी हम प्रोग्राम पर फाइल बना रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो यह देखा हमने मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं दोस्तों। अब देखेंगे हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यह क्या होता है? जब भी हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर एक ही समय में एक से अधिक काम करते हैं तो उसे कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको याद रखना है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि नाम से ही समझ में आता है कि हम मल्टीटास्क कर सकते हैं, मल्टीपल काम कर सकते हैं एक ही समय में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, तो उसे कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वास्तविकता में प्रोसेसर बहुत जल्दी अलग अलग प्रोसेस को समय प्रदान करता है, जिसे कहते हैं हम CPU शेड्यूलिंग। यानी कि CPU शेड्यूलिंग किसे कहते हैं यदि आपसे पूछा जाए तो CPU शेड्यूलिंग कहते हैं जब भी प्रोसेसर बहुत जल्दी अलग अलग प्रोसेस को समय प्रदान करता है तो उसे कहते हैं हम CPU शेड्यूलिंग। इसका लाभ यह है कि CPU के खाली समय का सर्वोत्तम उपयोग हो सकता है, यानी उपयोग में उसे लाया जा सकता है। तो यह देखा हमने मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगला देखते हैं दोस्तों, जो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसको हम डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। यानी कि यदि आपसे पूछा जाता है डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है तो वह रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही नाम है। इसमें क्या होता है? इसमें किसी भी इवेंट को क्रियान्वित करने के लिए एक पूर्व निर्धारित समय होता है जिसे रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। ये प्राथमिक रूप से प्रोसेस
कंट्रोल एवं टेलीकम्युनिकेशन में अधिक उपयोग में किए जाते हैं, अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। इसे कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यह देखा हमने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आगे देखते हैं दोस्तों, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जब भी इस प्रकार के सिस्टम उन जगहों पर उपयोग किए जाते हैं जहां पर एक से अधिक प्रोसेसर सिस्टम में लगे हुए होते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ यूज किया जा सकता है? जहां पर प्रोसेसर सिस्टम में लगे होते हैं एक से ज़्यादा, यानी कि जब भी एक से ज़्यादा प्रोसेसर सिस्टम में लगे हुए होते हैं तो उसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि आप समझ रहे होंगे, नाम से ही आप समझ सकते हैं मल्टी प्रोसेसिंग यानी मल्टीपल प्रोसेसर यूज किए जा रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक से अधिक प्रोसेसर का इस्तेमाल करने की तकनीक को पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पैरेलल प्रोसेसिंग किसे कहा जाता है, तो जब भी हमारे प्रोसेसर एक से ज़्यादा यूज किए जाते हैं किसी भी सिस्टम में, तो उसे कहते हैं हम पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। आगे देखते हैं दोस्तों, जो कि है हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सिस्टम हैं जो किसी इलेक्ट्रॉनिक्स या अन्य प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस में उपस्थित रहते हैं। ये रूम में ही उपस्थित रहते हैं और इनका उपयोग घरेलू उपयोग वाले उपकरण जैसे कि माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, कार मैनेजमेंट सिस्टम और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इत्यादि में उपयोग किया जाता है। तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इनका उपयोग माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, कार मैनेजमेंट सिस्टम और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इत्यादि में उपयोग किया जाता है। यह हो गए हमारे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इन सॉफ्टवेयरों का उपयोग भी कई सारे यूजर्स करते हैं। इन्हें लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा, लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ यह है कि यूजर को बहुत सारे रिसोर्स उपयोग करने के लिए मिल जाते हैं इसके द्वारा, एवं अगर एक सिस्टम बिगड़ जाता है तो आप अन्य सिस्टम को उपयोग में ले सकते हैं। यदि आप इसमें ये मान लीजिए हमारा ये सिस्टम बिगड़ जाता है तो आप इन दोनों को यूज में ले सकते हैं, और यह भी बिगड़ जाता है तो आप इन दोनों को यूज में ले सकते हैं या इन तीनों को यूज में ले सकते हैं। तो यह देखा हमने डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यह था हमारा आज का लेक्चर। धन्यवाद दोस्तों इसे देखने के लिए। यदि आपको यह पसंद आता है लेक्चर तो आप लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा है। आपका रिस्पॉन्स ही हमें मोटिवेट करेगा आगे की वीडियोस बनाने के लिए, जो कि हमारा यह कोर्स कंप्लीट होगा जल्दी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमें रिस्पॉन्स देते रहिए। फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो भी बताइए। यदि आप इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी आप इसमें हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।